हम लोग एफएम का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग, जिसका ये लोग नाम दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। इसका दूसरा नाम कैपिटल बजटिंग भी है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया ये लोग। पहला में सिर्फ एक मिनट को ज्वाइन किया, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कैपिटल बजटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका दूसरा नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए देखो ब्रैकेट में 1 दिखाई दे रहा है और एक और नोट्स हम सेव किया जिसके ब्रैकेट में 2 दिखाई दे रहा है। उस नोट को एक बार डाउनलोड मत करना, भले ही हम 2 वाला नया पीडीएफ देगा आप लोग को। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, ये चैप्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में हम लोग वो पढ़ेंगे कि अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट पे सब काम करते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू को अलग अलग नहीं रखते। और दूसरा पार्ट में सीखेंगे कि हर फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद डिसीजन लेना है। हम अपना बजट बना रहे हैं, हम अपने कैपिटल रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कहाँ करें। तो हमको 2 तरीका हो सकता है, एक हम डायरेक्ट फिगर्स को देख के डिसीजन लें, एक उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लें और फिर डिसीजन लें कि अगले 5 साल में इस बिजनेस से कितना कमाई होगा। तो इस चैप्टर में हमको कितना टाइप का सम पढ़ना है, पहले उसका बात करते हैं। ये देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, विदाउट कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब हमको डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज नहीं करना है, मतलब हमको फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा 2 मेथड है, एक मेथड का नाम है पे बैक पीरियड मेथड, एक मेथड का नाम है ARR मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अगर हम डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करें, मतलब प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट या फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके कंपेयर करके डिसीजन लें, तो मेरे पास और 4 मेथड है। देखो ऊपर एक नाम पड़े हो पे बैक पीरियड मेथड, उसी का दूसरा एक नाम दिया डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड मेथड। उसके अलावा 3 मेन मेथड है, NPV मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड PI मेथड, और एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये 3 वे में हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, या 3 प्रोजेक्ट मेरे सामने अवेलेबल है तो कौन से वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और कौन से वाले में नहीं। यहाँ पे हमको डिसीजन मेकिंग करना है। तो पहला 2 मेथड इस पहला पार्ट में आता है और सेकंड पार्ट में बाकी वो 4 मेथड आएगा। तो पहले ये 2 मेथड खत्म करते हैं, पे बैक पीरियड मेथड और एक दूसरा मेथड का नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इन 2 मेथड से हम कंपेयर करके देखेंगे क्या हमको इस प्रोजेक्ट में डिसीजन लेना चाहिए या कोई दूसरा प्रोजेक्ट चूज कर लेना चाहिए। पहले बात करेंगे पे बैक पीरियड मेथड का। तो मेजरमेंट ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, फॉर्मूला क्या दिया ये लोग आपको, CFAT मतलब कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन। पे बैक पीरियड मेथड का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में हम कितना इन्वेस्ट किए उस बिजनेस में, डिवाइडेड बाय हर साल मेरे को कैश इनफ्लो कितना मिल रहा है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन। टैक्स माइनस करने के बाद, लेकिन डिप्रिसिएशन माइनस करने के पहले हमको कितना हर साल रिटर्न मिल रहा है। हम स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किए उस बिजनेस में और हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है, यही है पे बैक पीरियड मेथड। एक्चुअली में अगर हम फॉर्मूला से हट जाएं और हम आपको बेसिक आइडिया बोले, मेरा बिजनेस में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितना जल्दी हमको रिकवर हो रहा है। अगर हम आपको एक बात बोलते हैं, एक बिजनेस है जिसमें हम 10 लाख रुपया लगाएं, हमको 4 साल में मेरा पैसा रिकवर हो जा रहा है, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 साल में रिकवर हो जा रहा है। और एक बिजनेस है जिसमें हम 10 लाख रुपया लगाएं और मेरा पैसा 6 साल में रिकवर हो रहा है। तो कौन से बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए हमको? एक बिजनेस हम 10 लाख रुपया लगा रहे हैं, मेरा 4 साल में पैसा रिकवर हो जा रहा है पूरा, मतलब जितना हम इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा रिकवर हो जा रहा है, प्रॉफिट लॉस का बात नहीं हो रहा है। और दूसरा बिजनेस है जिसमें 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करें तो 6 साल में पैसा रिकवरी होता है। कौन से बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए? हाँ, आवाज बहुत कट रहा है। तो 6 साल में रिकवरी हो रहा है। हेलो, हाँ बोलो। सर जो 6 साल में आप बोले रिकवरी होता है, वो भी जो इन्वेस्ट किए खाली वही रिकवर हो रहा है कि प्रॉफिट लॉस या कुछ ऐसा? नहीं, हम एक बार अपने इन्वेस्टमेंट का रिकवरी का बात करें। तब 4 साल वाला सही है। हाँ,
क्या बोल रहे हो आयुष और हर्ष? हम सर 4 साल वाला मेथड बोल रहा है। हाँ वही बेटर है। यानी तुम्हारा पे बैक पीरियड जिसमें कम लग रहा है, तुम्हारा लगाया हुआ पैसा पे बैक हो जा रहा है, मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुमको रिफंड मिल जा रहा है। तुम उस बिजनेस में लगाओगे जिसमें जल्दी रिटर्न मिल जा रहा है, ताकि रिस्क कवर हो जाए। इसीलिए हम प्रॉफिट लॉस का बात नहीं किया यहाँ पे, हम रिस्क कवरेज का बात किए। मेरा जिस बिजनेस में पैसा जल्दी रिकवर होगा वहां रिस्क, मेरा लॉस होने का रिस्क कम हो गया ना, उस बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर 2 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में 4 साल में पैसा रिकवर हो रहा है, एक प्रोजेक्ट में 6 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है, हम 4 साल वाले बिजनेस में जाएंगे। तो ये 4 साल 6 साल सॉल्व कैसे होगा, उसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सी फैट पर एनम। सी फैट मतलब कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन। तो स्टार्टिंग में कितना पैसा लगा रहे हैं डिवाइडेड बाय हर साल कितना रिकवर हो रहा है, ईयर आएगा, आंसर में आएगा नंबर ऑफ ईयर्स। तो जिसका नंबर ऑफ ईयर कम होगा जिस प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये हम लोग अब तक डिस्कस किए हैं नेहा, तो ये आपको हम रिवाइज कर दिया एक बार। अब एक सम करते हैं इसके ऊपर। प्रोजेक्ट ए रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख, whereas प्रोजेक्ट बी रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 लाख। अब देखो यहाँ पे दोनों में सेम अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। बिजनेस ए चालू करोगे तो 10 लाख लगाना पड़ेगा, बिजनेस बी चालू करोगे तो 12 लाख लगाना पड़ेगा। डिसीजन लेने में जरा दिक्कत है। मेरे को क्या डेटा दिया है, प्रोजेक्ट ए गिव्स अ सी फैट ऑफ 2.5 लाख पर एनम ओवर इट्स एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल बिजनेस का एस्टिमेटेड लाइफ है, हर साल 2.5 लाख करके कमाई देगा। जबकि प्रोजेक्ट बी सी फैट मेरे को दे रहा है 2 लाख पर एनम, लेकिन ये 2 लाख पर एनम 10 साल तक आएगा। अगर हम सिर्फ इनकम को नज़र में रखते तो आपको क्या नज़र आता बोलो। प्रोजेक्ट ए है, वो 2.5 लाख रुपया पर एनम करके कमाई देगा हमको, लेकिन 6 साल तक की कमाई देगा। कितना लाख देगा, मतलब 18 लाख। 2.5 लाख इंटू 6 साल 15 लाख, सॉरी 15 लाख। 15 लाख हमको प्रोजेक्ट ए दे रहे हैं, और प्रोजेक्ट बी हर साल 2 लाख करके देगा और 10 साल तक देगा। तो प्रोजेक्ट बी हमको कितना दे रहा है, 20 लाख। आप लोग अगर सिर्फ इनकम को नजर में रखते तो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाते, प्रोजेक्ट बी में। हाँ, क्योंकि प्रोजेक्ट ए 15 लाख कमाई दे रहा है, प्रोजेक्ट बी 20 लाख। लेकिन बात एक और है, प्रोजेक्ट ए में 10 लाख लगेगा, प्रोजेक्ट बी में 12 लाख लगाना पड़ेगा। हाँ, तो सर डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है तो। हाँ, इसीलिए पेबैक पीरियड मेथड कंसेप्ट आया। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंटली कितना पर एनम मेरे को रिटर्न मिलेगा आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए में फॉर्मूला लगा के देखा कितना सॉरी, प्रोजेक्ट ए में कितना इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, हर साल कितना रिकवर होगा 2.5 लाख। मतलब जो तुम लगाए हो 10 लाख वो 4 साल में रिकवर हो जाएगा। फॉर्मूला का दरकार नहीं था, डायरेक्ट भी सोच सकते थे। 2.5 लाख इंटू 4 साल 10 लाख रिकवर हो रहे। प्रोजेक्ट बी में 12 लाख लगाए, हर साल 2 लाख करके आएगा, तो तुम्हारा लगाया हुआ पैसा कितना साल में रिकवर होगा, 6 साल। तो अगर तुमको क्वेश्चन बोलता है पे बैक मेथड से, एग्जाम में बोल देगा कौन से मेथड से डिसीजन लेना है, पे बैक पीरियड मेथड से डिसीजन लेना है, तो अब कौन सा डिसीजन लोगे, ए की बी? बोलो। ए सर। ए। क्यों? ए सर। सर उसमें रिटर्न पहले जल्दी आ रहा है ना। मेरा जो लगाया था पैसा 4 साल में रिकवर हो जाएगा। हाँ, यानी हम रिस्क फ्री हो जा रहे हैं आगे। हाँ सर, लेकिन इसमें हमको 6 साल लगेगा रिस्क फ्री होते। इसीलिए प्रोजेक्ट तो इनकम के हिसाब से तुमको प्रोजेक्ट बी ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा था, लेकिन तुम्हारा रिस्क फैक्टर के हिसाब से तुमको प्रोजेक्ट ए बेटर नज़र आ रहा है। अब तुमको डिसीजन लेना है, तुम रिस्क लेना चाहते हो कि रिस्क फ्री रहना चाहते हो। तुम अगर रिस्क लेने को तैयार हो प्रोजेक्ट बी में जाओगे, रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो प्रोजेक्ट ए में जाओगे।
यहाँ पर पेबैक मेथड से सॉल्व करने बोला था सम्स, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एज प्रोजेक्ट ए हैज शॉर्टर पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट ए शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर सर लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि हम लोग का प्रोजेक्ट किस टाइप का, कोई लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट हो सर तब तो सर 12 लाख वाला में फायदा है ना सर। हम तो यही बोला तुमको, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर अपने है ना आयुष इस चैप्टर में अपने 6 मेथड पढ़ेंगे। हाँ सर। तो ये 6 मेथड तुमको अलग अलग आंसर देंगे। अब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है तुमको कौन सा वाला मेथड सूटेबल लग रहा है। हाँ सर। तो तुम जो बोले वो भी गलत नहीं है। हाँ सर। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 क्या बनाया, इन एग्जाम्पल 1 इफ डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जाता तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करता। तो देखो एक्सपेक्टेड लाइफ 6 साल है, मेरा पेबैक पीरियड 4 साल है, यानी सरप्लस जिंदगी, यानी ये बिजनेस 2 साल ही हमको कमाई देगा। सोचो ना 4 साल में तो सिर्फ मेरा पैसा रिकवर होगा ना, लगाया हुआ पैसा। तो अल्टीमेटली इस बिजनेस से हमको कमाई कितना बचेगा, 2 साल ही कमा पाएगा हम। 6 साल बिजनेस का लाइफ है प्रोजेक्ट ए का, 4 साल तो पहला पैसा रिकवर करने में ही लग जाएगा। तो कमाई अल्टीमेटली कितने साल बचेगा मेरे पास, 2 साल। तो वो 2 साल इंटू 2.5 लाख, हम 5 लाख कमा पाएंगे प्रोजेक्ट ए से। प्रोजेक्ट बी से हम कितना कमा सकते हैं, 10 साल लाइफ है प्रोजेक्ट बी का, 6 साल में मेरा मेन पैसा रिकवर हो जाएगा 12 लाख, यानी अगले 4 साल तक हम कमा पाएंगे बिजनेस से। 4 साल इंटू 2 लाख करके हर साल, तो 8 लाख रुपए हम कमा पाएंगे। तो तुम प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बोलेगा कि प्रोजेक्ट बी बेटर है। प्रॉफिट तुमको प्रोजेक्ट बी से 8 लाख हो रहा है, प्रॉफिट तुमको प्रोजेक्ट ए से 5 लाख ही होगा। क्लियर है ये बात? क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो यानी आप अगर कोई बोलता कि सिर्फ पेबैक मेथड से बताओ तो आप बोलते प्रोजेक्ट ए बेटर है, लेकिन कोई बोले अगर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बताओ तो बोलते प्रोजेक्ट बी बेटर है। तो ऐसे आपको पेबैक मेथड से डिसीजन लेना पड़ता है। एक सम और करते हैं। Mohudip Chandra, the finance manager of Star Plus and Company, desired to introduce a machine in its production process at a cost reduction program. वो एक नया मशीन लाना चाहता है बिजनेस में, और ताकि बिजनेस में कॉस्टिंग कम हो जाए। द मशीन कॉस्ट रुपीज 10 लाख, मशीन का दाम उसको 10 लाख पड़ेगा, लेकिन ये मशीन आने के कारण कॉस्ट कम हो जाएगा उसके बिजनेस का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कॉस्टिंग कम हो जाएगा। इट हैज़ एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ 8 ईयर्स विथ नो स्क्रैप वैल्यू। ये मशीन 8 साल तक चलेगा और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलने वाला। तो 10 लाख का मशीन लाएंगे, 8 साल तक चलाएंगे। द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस। कंपनी डिप्रिसिएशन के लिए SLM फॉलो कर रहा है, यानी 10 लाख डिवाइडेड बाई 8 साल करके डिप्रिसिएशन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो यही होगा ना, लाइफ माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। कॉस्ट है 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, नंबर ऑफ ईयर 8 साल, मतलब 1,25,000 मेरा हर साल का डिप्रिसिएशन होगा। द इनकम टैक्स रेट इज 35%। एप्लीकेशन ऑफ मशीन विल जनरेट ए सेविंग इन ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ 2,40,385 पर एनम। ये मशीन मेरे को 2,40,385 रुपया का सेविंग करके देगा। अगर हम ये मशीन लगा लेते हैं तो जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे उसके मुकाबले मेरा 2,40,385 रुपया का सेविंग होगा। तो अब बताओ ये मशीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर हम ऐसे ही आपसे लगाना चाहिए सर। क्या देख के तुमको लगाना चाहिए? सर सेविंग हो जाएगा। कहाँ सेविंग? 2,40,000 सेविंग होगा। हाँ, और कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है? कॉस्ट तो लग रहा है। हाँ, तो यानी कंपेयर करके देखना पड़ेगा। हाँ, तो देखो लोग क्या किया, सेविंग मेरा 2,40,385 हो रहा है, डिप्रिसिएशन 1,25,000 का हो रहा है। तो असली सेविंग कितना हो रहा है? देखो ये मशीन मेरे को 2,40,385 बचा के देगा, लेकिन हर साल 1,25,000 का डिप्रिसिएशन भी तो होगा। तो अल्टीमेटली मेरा सेविंग होगा 1,15,385। उस पर फिर टैक्स देना पड़ जाएगा हमको गवर्नमेंट को 35%।
तो 1,15,385 का 35%, 40,385। तो अल्टीमेटली मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स 75,000 होगा। मेरा फॉर्मूला क्या है? पेबैक, यहाँ पे बोला है तुमको पेबैक मेथड और पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड दोनों से कंपेयर करके बताओ। मेरा फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट सीफैट। सीफैट का मतलब क्या है? कॉस्ट। फुल फॉर्म छोड़ो, नॉर्मली बोलो। सर कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पे ऐड बैक किया डेप्रिसिएशन को वापस, क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स निकला मेरा 75,000, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किए, यानी 2 लाख रुपया मेरा सीफैट हो रहा है। सर डेप्रिसिएशन ऐड बैक क्यों कर रहे हो और पहले माइनस क्यों कर रहे हो? कोई आइडिया बोल सकता है इसके ऊपर? और बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है इसके पीछे, और जब हम बोलेंगे तो आप लोग सब बोलोगे जानते थे सर। हम पहले डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, फिर नीचे ऐड बैक कर दे रहे हैं, तो माइनस ही नहीं करता। कोई रीजन है इसके पीछे कि पहले लेस कर रहे फिर वापस ऐड बैक कर रहे हैं नीचे में? क्यों लेस करना जब ऐड बैक ही करना था? तो एनी आइडिया? कोई ट्राई तो करो, गलत सही जो भी होगा। सर टैक्स का पॉइंट देख के। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन तुम्हारा टैक्स बचा रहा है, टैक्स बता रहा है। क्योंकि अगर तुम 25 माइनस नहीं करते तो 2,40,000 डायरेक्ट टैक्स देते। वही परफेक्ट। म्यूट कर लो। तो तुम्हारा एक्चुअली में सीफैट का मतलब करेक्ट था कि कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो सर जब बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं करते, डायरेक्ट आफ्टर टैक्स निकाल लेते, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहानी हो जाता खत्म। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारा 1,25,000 खर्चा है, खर्चा तुम्हारा टैक्स बचाता है, तो तुम इसीलिए पहले डेप्रिसिएशन माइनस किए, फिर टैक्स कैलकुलेट किए, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक किए। दूसरा तरीका ये हो सकता था 2,40,385 में से डेप्रिसिएशन के ऊपर टैक्स निकाल के माइनस कर सकते थे। मतलब 1,25,000 का टैक्स निकाल के माइनस कर लेते तो भी आंसर आ जाता, बट उतना उल्टा सीधा कैलकुलेशन करने दरकार नहीं है। आपके पास सिंपल तरीका है, आप प्रॉफिट में पहले डेप्री माइनस कर लो, जो आए उस पर टैक्स निकाल लो, फिर पूरा का पूरा डेप्री वापस ऐड बैक कर लो। क्लियर है ये सबको? सम्राट, चिराग, नेहा, हर्ष, आयुष? हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रीजन क्लियर है तो एकदम कि हाँ क्यों हम पहले डेप्री माइनस किए फिर नीचे ऐड बैक किए? नेहा ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो आपका सीफैट आ गया 2 लाख। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या मांगा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पे बैक पीरियड। सिंपल सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट सीफैट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है इस मशीन में? 10 लाख। सीफैट कितना आ रहा है? 2 लाख। यानी पे बैक पीरियड कितना है? तुम्हारा मेन पैसा जो तुम मशीन में लगा रहे हो कितना टाइम में रिकवर हो जाएगा? सर 5 साल में रिकवर हो जाएगा, है ना? अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? प्रॉफिटेबिलिटी पे बैक निकालो। देखो 8 साल में से मशीन का लाइफ कितना है? 8 साल। 5 साल तक तो तुम बेटा अपना पैसा ही रिकवर कर रहे हो, जो मशीन के लिए लगाए थे 10 लाख रुपया, वही रिकवरी कर रहे हो। बाकी बचा हुआ 3 साल तुम प्रॉफिट कमाओगे, तो 3 साल तक तुम 2 लाख करके प्रॉफिट कमाओगे। सरप्लस पीरियड इंटू सी फैट। 3 साल तक, अगले 3 साल तक 5 साल मशीन यूज़ कर लिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लिए 10 लाख का, अब तुम जो कमाओगे वो तुम्हारा प्रॉफिट है। तो अगले 3 साल तक 2 लाख करके यानी 6 लाख रुपया का तुम प्रॉफिट कमाओगे। क्लियर है ये सबको? अब आते हैं सर, अभी तक तो ना बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि आपका दोनों ही सब में ना सीफेट एकदम कांस्टेंट था, लेकिन जब सीफेट कांस्टेंट नहीं हो तब क्या किया जाए? जैसे ये सब है, मिस एंजेला द एमडी of Clear Conception Limited request you to compute payback period, profitability of project P from the following data। वो एक P नाम का प्रोजेक्ट चालू कर रही है। उस प्रोजेक्ट में पहले बोला है पेबैक पीरियड निकाल के बताओ, फिर बोला है पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट पीरियड निकाल के बताओ। और यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है तुम्हारा
13.5 लाख रुपया। और सी फैट हर साल बदल रहा है, पहला साल 2 लाख, दूसरा साल 2,20,000, तीसरा साल 2,50,000, तीसरा साल 3 लाख, चौथा साल 3 लाख, पांचवा साल 380, छठा साल 4 लाख, सातवां साल 5 लाख, आठवां साल 6 लाख। क्वेश्चन नंबर 3 बाद में देखेंगे, पहले 1 और 2 सॉल्व करते हैं। 1 बोला है पे बैक पीरियड निकालने, कैसे प्रेजेंट करोगे एग्जाम में? देखो लोग क्या किया, पहले ईयर लिखा, सी फैट लिखा, अब कम्युलेटिव सी फैट निकाला। कम्युलेटिव सी फैट का मतलब क्या होता है, कोई बोल सकता है? कम्युलेटिव सी फैट का मतलब क्या होगा? कम्युलेटिव वर्ड का दिमाग में मीनिंग आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में बहुत बार की हो कम्युलेटिव। सर मिडिल नंबर निकाला। नहीं, हर साल का सी फैट को जोड़ता चला गया। देखो फर्स्ट ईयर में 2 लाख के सामने 2 लाख ही लिखा है, दूसरा साल 4,20,000। क्या बोल रहे हो? लहसुन मसाला का हर साल सी फैट को जोड़ते जाओ। पहला साल 2 लाख, देखो कम्युलेटिव सी फैट भी 2 लाख लिखा। दूसरा साल 2 लाख प्लस 2,20,000, 4,20,000। तीसरा साल 4,20,000 प्लस 2.5 लाख, 6,70,000। चौथा साल 6,70,000 प्लस 3 लाख, 9,70,000। पांचवा साल 9,70,000 प्लस 3,80,000, 13,50,000। छठा साल 13,50,000 प्लस 4 लाख, 17,50,000। सातवां साल 17,50,000 प्लस 5 लाख, 22,50,000। और आठवां साल 22,50,000 प्लस 6 लाख, 28,50,000। तो ये तुम्हारा कम्युलेटिव सी फैट निकल गया। अब भाई देख लो तुम्हारा पेबैक पीरियड कब वसूल हो रहा है पैसा, कितना इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, 13,50,000। कब वसूल हो जा रहा है 13,50,000? 5वां साल में। तो मेरा पेबैक पीरियड होगा 5 ईयर। क्लियर है? हाँ सर। अब बोला तुम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, टोटल कमा रहे हो 28,50,000, 13,50,000 मशीन का कॉस्ट है, तो बाकी तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, पेबैक पीरियड भी निकल गया, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी निकल गया। 28,50 टोटल कमा रहे हो, 13,50 इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी का जो बचा तुम्हारा पैसा 15 लाख, वो तुम्हारा पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पेबैक पीरियड भी और पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी। बट अब कहानी में ट्विस्ट डालते हैं। ये 13,50 तो डायरेक्ट आ गया था ना भाई, तो मेरा एक बार में आंसर 5 ईयर आ गया। लेकिन सर अगर राउंड फिगर में आंसर मैच ना हो तब क्या होगा? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देखो, व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर हैड द इनिशियल आउटले बीन 15 लाख इंस्टेड ऑफ 13,50,000। अगर तुम 15 लाख लगाए होते इस बिजनेस में, तब तुम्हारा आंसर क्या होता? तुम्हारा आंसर 5th और 6th ईयर के बीच में होता ना कहीं पे, हाँ या ना? तुम्हारा आंसर 5th और 6th ईयर के बीच में होता कहीं पे। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन अब ऐसे बीच में थोड़ी ना एग्जाम में लिख के आ जाओगे कि 5th और 6th ईयर के बीच में होता है। क्यों ना ऐसे भी जाना है? हाँ के क्यों? आप लोग कोई आपस में बात करो, प्लीज म्यूट करो अपने आप को। तो यहाँ पे अब देखो लोग कैसे सॉल्व किया। ये देखो फॉर्मेट में क्या किया है लोग, 5 प्लस 5 ईयर में तो रिकवरी हो रहा है, 5th ईयर के बाद और 6th ईयर के पहले रिकवर हो रहा है। तो 5 प्लस जितना तुमको चाहिए था 15 लाख माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाया है, अगर किसी को इंटरपोलेशन याद है तो। 5th और 6th के बीच में आंसर चाहिए, तो 5 प्लस 15 लाख तुमको चाहिए था, 13.5 लाख तुम्हारा कॉस्ट है, तो 15 माइनस 13.5 लाख डिवाइडेड बाई 17,50,000 माइनस 13.5 लाख। इंटरपोलेशन का बुद्धि लगाया ये लोग, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाया है। 5 प्लस जो आंसर चाहिए माइनस ऊपर वाला फिगर डिवाइडेड बाई नीचे वाला फिगर माइनस ऊपर वाला फिगर। आई रिपीट, 5 प्लस एक्स माइनस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई लोअर फिगर माइनस अपर फिगर। समझ में आया ये मेरा बात? नहीं समझ में आया तो बोलो।
हम फॉर्मूला क्या लगाए आगे सर। इंटरपोलेशन वाला 5 लाख प्लस x माइनस अपर। देखो ये जो मेरा आंसर आ रहा है ना 5th और 6th के बीच में, हम वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 5 के बाद हमको आंसर चाहिए तो 5 तो रहेगा ही, 5th ईयर तो रहेगा ही, 5th ईयर के बाद पैसा रिकवर हुआ है और 6th ईयर के पहले पहले, तो 5 प्लस चाहिए कितना x मतलब 15 लाख माइनस 13.5 लाख डिवाइडेड बाई 1750 माइनस 13.5 लाख। ये फार्मूला हम यूज़ किए इंटरपोलेशन वाला और मेरा आंसर आ गया। तो मेरा आंसर आ रहा है 5.375 ईयर्स। हाँ पॉइंट में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, मंथ बनाना ज़रूरी नहीं है उसको। 5.375 ईयर्स में मेरा पैसा रिकवर हो जा रहा है। अब हमको बोला प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल के बताओ, तो तरीका तो वही है, 6 माइनस 6 ईयर, मेरा टोटल 6 ईयर में पैसा जा रहा है। 6 माइनस 5.375 इंटू 6 ईयर में कितना पैसा आ रहा है 4 लाख। 4 लाख देखो 13,50,000 तो मेरा कॉस्ट लग ही जा रहा है। 15 लाख रिकवर करना है हमको, 15 लाख मशीन का दाम है अगर, तो 4 लाख में भी थोड़ा सा पैसा निकल जा रहा है। बाकी जो 7th और 8th ईयर का पैसा है वो पूरा मेरी जेब में रह रहा है। तो 6 माइनस 5.375 इंटू 6th ईयर मनी प्लस 7th ईयर मनी और 8th ईयर मनी, तो मेरा 13.5 लाख रुपया मेरी जेब में कमाई रह रहा है। या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। टोटल सी पैट 28,50,000 है और 15 लाख, तो ये सेकंड मेथड बेटर है। सेकंड मेथड बेटर है प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए। टोटल 28,50,000 कमाई हो रहा है और 15 लाख तुम मशीन के पीछे पैसा लगा रहे हो, तो तुम्हारा 13.5 लाख अल्टीमेटली प्रॉफिट बच रहा है। ये क्लियर है? ये तीनों चारों सम सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब आ जाते हैं आज के सेकंड मेथड पे, जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसमें रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर कर रहे हैं हम कि कितना परसेंटेज मेरे को कमाई हो रहा है। हम जितना चाहते थे उससे अगर ज़्यादा आ रहा है मेरा ARR तो ये प्रोजेक्ट बेटर है मेरे लिए। हम जितना चाहते थे उससे कम है मेरा ARR तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बेटर नहीं है। हम ऐसे डिसीजन लेंगे। तो मेरा ARR का फॉर्मूला क्या है? एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा आपको पता ही है। आपका जो भी कमाई हो रहा है अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है आपको, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया रहेगा, टैक्स माइनस करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसका दूसरा नाम अच्छा एक मिनट, इसमें भी डेप्रिसिएशन वाला कहानी हमेशा रहेगा, CFAT ही रहेगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब यहाँ पे बिफोर डेप्रिसिएशन है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। जनरली ये भी यूज़ हम लोग करते हैं। एक सम्स करते हैं, बेटर पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कंपनी स्नो वाइट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट ₹20 लाख। एक कंपनी है 20 लाख एक प्रोजेक्ट में लगाया है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 2 लाख। जिस दिन ये प्रोजेक्ट बंद करेंगे उस दिन 2 लाख रुपये रिकवर हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू से, और एस्टिमेटेड लाइफ प्रोजेक्ट का 7 साल है। द एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 1.5 लाख, और ये बिजनेस को चलाए रखने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल भी लगेगा 1.5 लाख रुपया। एस्टिमेटेड अर्निंग आफ्टर टैक्स आर एज फॉलोज। मेरे को अर्निंग आफ्टर टैक्स दे दिए, पहला साल 2 लाख का कमाई है, दूसरा साल 2,30,000, तीसरा साल 1,90,000, चौथा साल 2.5 लाख, पाँचवा साल 3 लाख, छठा साल 2,20,000, सातवां साल 4 लाख। 7 साल लाइफ है प्रोजेक्ट का, 7 साल तक हमको इतना पर हर ईयर इतना कमाई होता रहेगा। मेरा फॉर्मूला क्या है? 2 फार्मूला है। पहला फार्मूला, अगर ये लोग मेरे को डिप्रिसिएशन का कहानी नहीं दिया है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और अगर मेरे को ये लोग आफ्टर डिप्रिसिएशन का कहानी दे तो एवरेज CFAT बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इस सब में हमको डिप्रिसिएशन का कहानी, हम क्या डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं इसमें? निकाल तो सकते हैं। 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 7 साल, डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं हम हर ईयर का। 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 7 साल। लेकिन यहाँ पे एक झमेला और भी, एडिशनल कैपिटल पे डिप्रिसिएशन नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, चलो हम नॉर्मल फार्मूला अप्लाई करते हैं। मेरा नॉर्मल फार्मूला क्या है? एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स
डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। मेरा एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? सारा 7 साल का अर्निंग को ऐड किए डिवाइडेड बाई 7 साल कर दिए। 7 साल का अर्निंग को ऐड किए डिवाइडेड बाई 7 साल कर दिया, आ गया एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो मेरा एवरेज अर्निंग कितना आ रहा है? 2,55,714 रुपया। 2,55,714 रुपया। एवरेज इन्वेस्टमेंट देखो लोग कैसे निकाला। एसेट का कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल। एसेट का कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये पैसा भी मेरा बिजनेस में उलझा हुआ ही रह रहा है। तो एसेट का कॉस्ट कितना है? बात है कि स्क्रैप वैल्यू नहीं भी माइनस करके निकाल सकते थे। 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 साल कैसे कर दिया? वो एवरेज की है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू तुम्हारे को रिकवर हो जा रहा है। अच्छा, ये वर्किंग कैपिटल भी तो एट द एंड ऑफ द बिजनेस रिकवर हो जा रहा है कि नहीं? ये दोनों ऐड क्यों कर रहे हैं, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल को? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये स्क्रैप वैल्यू और ये वर्किंग कैपिटल 7वां साल के एंड में पूरा रिकवर हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। यस, वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाएगा। और स्क्रैप वैल्यू भी मशीन में छूट आएगा। अगर ये डेटा नहीं दिया होता तो तुम करते कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि तुमको एवरेज निकालना है। तो 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड, एवरेज कैसे निकलता है किसी का? डिवाइडेड बाई 2। तो 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, पहले एवरेज निकाल लिया, फिर ये 2 लाख और 1.5 लाख वापस ऐड भी कर लिया, क्योंकि ये तुमको रिकवर हो जा रहा है। ये वो कैपिटल नहीं है जो तुम्हारा डूब जा रहा है, ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो संक हो जा रहा है, ये वो इन्वेस्टमेंट है स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल जो तुमको रिकवर हो जा रहा है। तो ऐसे निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 करके हम एवरेज निकाल लिया, फिर उसमें 2 लाख और 1.5 लाख ऐड कर लिया। 18 लाख डिवाइडेड बाई 2 9 लाख, 9 लाख प्लस 2 लाख 11,50,000 प्लस 1.5 लाख 12.5 लाख। बस अब निकालो एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 2,55,714 और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है? 12.5 लाख। तो एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 20.46 अप्रॉक्सीमेटली तुमको इस प्रोजेक्ट से कमाई हो रहा है। अब अगर एग्जाम में तुमको डेटा देता कि तुम मिनिमम 18% कमाना चाहते थे, क्या ये प्रोजेक्ट तुम हाथ में लेते कि नहीं लेते? सब में तुमको डेटा देता कि मिनिमम तुम 18 लाख कमाना चाहते थे, तो तुम ये प्रोजेक्ट हाथ में लेते कि नहीं लेते? 18% कमाना चाहते थे, सॉरी, तो ये प्रोजेक्ट हाथ में लेते कि नहीं लेते? आंसर? नहीं लेते सर। अरे तुम 20.46 कमा रहे हो। हाँ, तुम बोलो मिनिमम तुम 18% कमाना चाहते थे। मिनिमम हाँ तब ले लेते। मिनिमम 18 तो 20.46 कमाए तब तो ले लेते। और ये तुम मिनिमम 25% का कमाना चाहते थे। हाँ तब नहीं लेते। तब नहीं लेते। तो ARR मेथड में यही चेक करते हैं कि मेरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आज कितना रहा है और हम एक्चुअली में कमाना कितना चाह रहे हैं। एक और सम करते हैं। बियॉन्ड स्पेस लिमिटेड हैज अ मशीन विच हैज बीन ऑपरेशन फॉर 6 years. The management is considering a proposal to purchase an improved model of a similar machine. कंपनी ऑलरेडी एक मशीन यूज कर रहा है 6 साल से। अब कंपनी मशीन को बदलना चाहता है और उसको एक इम्प्रूव मॉडल लेने का मन है, विच गिव्स एन इंक्रीज्ड आउटपुट, जहाँ से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा कंपनी को। डेटा क्या दिया है? पुराना मशीन का परचेज प्राइस 60,000 था। पुराना मशीन में पावर कंजम्पशन होता था 7,000 का। पुराना मशीन में कंज्यूमेबल स्टोर्स खर्चा लगता था, मतलब स्पेयर पार्ट्स का 4,000 रुपया, रिपेयरिंग का 5,000 रुपया। लेबर कॉस्ट पुराना मशीन में 2 रुपया पर आवर था। आउटपुट पर यूनिट 40 पर आवर 40 यूनिट था। 1 घंटा में 40 पीस बना देता था पुराना मशीन। मशीन का रनिंग आवर 2000 घंटा मशीन चलता था। मटेरियल का कॉस्ट 40 पैसा है, सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। मशीन का लाइफ 10 साल था। 6 साल तुम ऑलरेडी यूज़ कर लियो, मशीन का लाइफ 10 साल तक था। ये तुमको पुराना मशीन का डेटा दिया है। तुमको एक नया मशीन का भी डेटा दिया है।
नया मशीन खरीदोगे 1,20,000 खर्चा लगेगा। पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, 8,000 रुपया उड़ जाएगा 7,000 से। कंज्यूमेबल स्टोर भी बढ़ जाएगा, मतलब स्पेयर पार्ट भी ज़्यादा लगेगा। रिपेयरिंग का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। पुराना मशीन में 5,000 रिपेयरिंग का खर्चा होता था हर साल, और यहाँ 4,000 होगा खर्चा। लेबर कॉस्ट नया मशीन में बढ़ रहा है। पुराना मशीन में लेबर कॉस्ट 2 रुपया लगता था, नया मशीन में लेबर कॉस्ट 2 रुपया 25 पैसा लगेगा। आउटपुट बढ़ जा रहा है। पुराना मशीन में आउटपुट केवल 40 यूनिट होता था 1 घंटा में, जबकि नया मशीन में 60 यूनिट 1 घंटा में बनेगा। बाकी सारा सेम है दोनों मशीन में। तुमको बोला कंप्यूट द ARR ऑफ द मशीन्स एंड डिसाइड वेदर द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट अंडर ARR मेथड। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, टैक्स रेट 35%। टैक्स रेट दिया है, डिप्रिसिएशन बोला स्ट्रेट लाइन मेथड का है। ARR मेथड से कंप्यूट करके बताओ मशीन रिप्लेस करे कि पुराना भी चले। और तुमको बोला गिव योर वैल्यूएबल कमेंट ऑल्सो। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, परचेज प्राइस पुराना मशीन का 60 साल, लाइफ 10 साल, आउटपुट पर एनम 40 × 2,000, 80,000 यूनिट तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। 40 घंटा मशीन चल रहा है, 2,000 का आउटपुट पर आवर, तो 80,000 आउटपुट होगा। नया मशीन में 60 आउटपुट होगा, तो टोटल 1,20,000 का आउटपुट होगा नया मशीन में। पुराना मशीन जहाँ साल का 80,000 यूनिट बना के देगा, नया मशीन 1,20,000 यूनिट बना के देगा। सेल वैल्यू 1 रुपया पर यूनिट है दोनों में, तो 80,000 × 1 रुपया करके 80,000 में बेचोगे पुराना मशीन का आउटपुट। नया मशीन का आउटपुट 1,20,000 × 1 रुपया करके 1,20,000 में बिकेगा। मटेरियल कॉस्ट दोनों में 40 पैसा पर यूनिट है, तो 80,000 × 40 पैसा 32,000 मटेरियल का कॉस्ट लगेगा। जबकि यहाँ पे 1,20,000 × 40 पैसा 48,000 तुम्हारा नया मशीन में मटेरियल का कॉस्ट लगेगा। वेजेस बोला है पुराना मशीन में 2,000 घंटा मशीन चलता है, 2 रुपया पर आवर करके लेबर लेगा। पुराना मशीन में 4,000 वेजेस लगेगा, नया मशीन में 2 रुपया 25 पैसा पर आवर करके लेगा, मतलब 4,500 रुपया लेबर ले लेगा। ओवरहेड एक में 7,000 बोला, एक में 8,000 खुद ही बोला है, फिगर्स दिया है देखो। कंज्यूमेबल स्टोर 4,000 5,000 फिगर दिया है, रिपेयरिंग 5,000 4,000 फिगर दिया है। तो अल्टीमेटली पुराना मशीन में कॉस्ट आ रहा है 52,000 का। मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, पावर, कंज्यूमेबल स्टोर, रिपेयर सब जोड़ के। नया मशीन में कॉस्ट आ रहा है 69,500 का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल माइनस कॉस्ट, 80,000 का सेल है, 52,000 का कॉस्ट है, तो 28,000 का GP बच रहा है नया मशीन। पुराना मशीन में, नया मशीन में 1,20,000 का सेलिंग प्राइस है, 69,500 का कॉस्ट लग रहा है, 50,500 रुपया बच रहा है। लेस करेंगे डिप्रिसिएशन, तो एक में आ रहा है 60,000 का एसेट है, 10 साल चलेगा, स्क्रैप वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो 60,000 बाई 10 साल 6,000 का डिप्रिसिएशन आएगा पुराना मशीन में। नया मशीन 1,20,000 का कॉस्ट है और 10,000 का 10 साल चलेगा, मतलब 12,000 का डिप्रिसिएशन आएगा। एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू है नहीं तो एसेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर दिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है मेरा 22,000 और 38,500, लेस किए हम टैक्स, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है मशीन ओल्ड मशीन में 14,300, नया मशीन में 25,025 रुपया। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, एक में 60,000, एक में 1,20,000, और मेरा कोई आदर कुछ है नहीं तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 60,000 डिवाइड बाई 2 30,000 का एवरेज खर्चा आ रहा है। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 60,000 का एवरेज खर्चा आ रहा है, तो 14,300 कमाते हैं हम साल का, और मेरा एवरेज कॉस्ट आ रहा है मशीन का 30,000, तो 14,300 डिवाइडेड बाई 30,000, फॉर्मूला बाई पैट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। मेरा 47.67% पुराना मशीन से कमाई होता है, जबकि नया मशीन से 25,025 डिवाइडेड बाई 1,00,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, पैट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, मेरा 41.71% कमाई हो रहा है। कौन सा मशीन, पुराना मशीन ही बेटर है, क्योंकि पुराना मशीन से मेरा एवरेज रिटर्न 47% 48% आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, जबकि नया मशीन से 42% का प्रॉफिट हो रहा है हमको केवल। तो मेरे को कौन सा मशीन चूज़ करना चाहिए, सर ओल्ड मशीन में रहिए,
नया मशीन से रिप्लेस करने का दरकार नहीं है। तो ये है मेरे वो 2 मेथड जिन पे आज हम लोग बात किए। एक है पेबैक पीरियड मेथड, उसी में प्रॉफिटेबिलिटी मेथड पढ़े, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, और एक मेथड पढ़े ARR। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं मेथड पे केवल सम करना है बहुत सारा, तो आप लोग गो थ्रू करके रखो जो जितना पढ़ाएं आज, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारा फॉर्मूला गो थ्रू, सारा सम्स गो थ्रू करें।